वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा 10th क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। हमने पिछले दिनों में पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। मेटल्स के बारे में पढ़ा, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आपको याद होगा मैंने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताया और बहुत सारी नई चीज़ें बताई। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको बताया कुछ मेटल्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कुछ लेस रिएक्टिव हैं। ऐसा क्यों? कुछ मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कुछ हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। ऐसा क्यों? ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। इसके अलावा हमने बात की थी, आपको याद होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में, कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हम कोवैलेंट बॉन्डिंग ही डिस्कस कर रहे थे। आपको याद होगा हम कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको मीथेन की एग्जांपल देकर कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताया, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देकर मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताया। ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं और कोवैलेंट बॉन्डिंग आप और बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हैं। खैर आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि एक्चुअली नॉन मेटल्स होते क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेटल्स? आप साइंस की जुबान में, केमिस्ट्री की जुबान में नॉन मेटल हम किसको बोलेंगे? तो फिर से एक बार एग्जांपल लेते हैं और हम बात करते हैं क्लोरीन की। आपको याद होगा मैंने क्लोरीन के बारे में आपको बताया था, सोडियम और क्लोरीन के बारे में। हमने सोडियम क्लोराइड का कंसेप्ट जो था वो डिस्कस किया था। ओके, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और वो ये था कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, आपको याद होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं और इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, है ना। सो क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। केवल 1 इलेक्ट्रॉन यदि इसे मिल जाए तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये किसी मेटल के ऊपर डिपेंडेंट है। एक ऐसा मेटल जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो, या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके साथ शेयर कर सके। लेकिन पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं तो हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। इस तरह से क्या होता है, ये क्लोरीन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बिकॉज दे आर डोनर्स। और मैंने जब आपसे नॉन मेटल के बारे में बात की तो मैंने उनके बारे में बताया कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं बिकॉज दे आर एक्सेप्टर्स। तो जब आप क्लोरीन की बात करते हैं, एक क्लोरीन एटम को केवल 1 इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाए तो एक क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी। आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपने देखा एक क्लोरीन एटम, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन समझिए कि सोडियम से मिला है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिला और किसकी फॉर्मेशन होगी? एक क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन होगी। सिमिलर केस जो है आप सल्फर के बारे में बोल सकते हैं। सल्फर जो है, सल्फर को केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ओके, यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाए तो सल्फर जो है 2 नेगेटिव चार्ज, S2 नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी। सिमिलर एग्जाम्पल जो है ऑक्सीजन की हो सकती है और इसी प्रकार से आप बात जो है नाइट्रोजन की भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो है उसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और जब उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए और उसके कारण क्या हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और N3 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हुई। तो जितने भी ये आपने एग्जाम्पल देखे, आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की और वो ये थी कि नॉन मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के हैं। जब आप बोलते हैं
नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं। नॉन मेटल्स रेडिली फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कैन से नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं किस प्रकार से नॉन मेटल्स डिफरेंट चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या और दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आप देखिए, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है जी। सो सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। व्हेन अ नॉन मेटल बर्न्स एन ऑक्सीजन, अ नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म्स। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से हो सकती है, मैंने आपको बताया नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, दे आर नेवर बेसिक ऑक्साइड्स। ये कभी भी, जिन नॉन मेटल ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड कभी भी बेसिक ऑक्साइड नहीं होते। हाँ, ये अक्सर एसरिक ऑक्साइड होते हैं और कभी कभी न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं। मैं रिपीट कर दूं, हम जिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं वो या तो एसरिक ऑक्साइड होते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ये कभी भी बेसिक ऑक्साइड्स नहीं होते। ठीक है जी। ये अक्सर एसरिक ऑक्साइड होते हैं और कभी कभी न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि नॉन मेटल्स होते क्या हैं। ठीक है, उसको डिफाइन करके हमने बात की और फिर उसके बाद मैंने आपको बात बताई कि नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं और जिस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं उसकी नेचर क्या है। मैंने आपको बताया वो नॉन मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं और ये नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसरिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड ही होता है और कभी भी बेसिक ऑक्साइड नहीं होता। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एसरिक ऑक्साइड्स की। पहले हम एसरिक ऑक्साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, इन एसरिक ऑक्साइड्स को यहां पर एसिड एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। ऑल दीज एसरिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड्स सिंस दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। अभी जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, उन एग्जाम्पल्स में एक बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो आप खुद नोटिस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1। सबसे पहले कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होती है, मतलब व्हेन कार्बन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। डेफिनेटली ये तो आपको पता ही है। यहां पर एग्जाम्पल एक दी है, मैंने सामने एक फिगर भी, आप इमेज भी देख रहे होंगे। कोल्स बर्निंग इन अ फायर। Coals burning in a fire is a very good example where carbon is allowed to burn with oxygen. So when carbon burns with oxygen, it gives out carbon dioxide. When carbon burns with oxygen, it gives out carbon dioxide. एक बात. And when this carbon dioxide, which is produced by burning carbon with oxygen, when this carbon dioxide gas is allowed to pass through water, we shall get carbonic acid. हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बोनिक एसिड। मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो कोल बर्न किया है, इस कोल के बर्न करने में दो बातें जरूरी हैं, मैं आपको बता दूं। यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस कोल को बर्न किया गया। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इस कोल को बर्न किया गया है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में जब इसको बर्न किया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इस प्रोसेस में आपको मिला, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपने वाटर से पास किया, जैसा कि यहां पर किया गया है, तो आपको H2CO3 मिला। H2CO3 ये है कार्बोनिक एसिड। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है जी, ये कार्बोनिक एसिड है। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, है ना, जो क्या कर सकती है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकती है। चलते हैं
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल सल्फर की है। अब देखिए, ये है सल्फर। ओके, सल्फर एक येलो सब्सटेंस है और इसको जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। आप देखिए यहां पर मेंशन किया गया है, जब भी येलो सब्सटेंस, ये वाला येलो सब्सटेंस जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सल्फर, व्हेन सल्फर इज बर्न विद ऑक्सीजन। आप देखिए इस कंटेनर में सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है, तो किस तरह की लाइट बन रही है, ब्लू लाइट। ऊपर से देखने पे कुछ ये इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है जी। तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इस सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर से पास किया जाता है तो H2SO3 की फॉर्मेशन होती है। H2SO3 H2SO3 की फॉर्मेशन होती है। H2SO3 क्या है मैं आपको बता दूं। H2SO3 है, इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट सल्फ्यूरस एसिड। We call it sulfurous acid. So when sulfur is burned in oxygen, is burned in sufficient quantity of oxygen, it gives out sulfur dioxide, and when this sulfur dioxide is allowed to pass through water, it gives out sulfurous acid. ठीक है जी। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस के बारे में मैं आपको बताऊं, फॉस्फोरस देखने में कुछ इस तरह से है। ये इसको हम बोलते हैं रेड फॉस्फोरस, और एक और फॉस्फोरस है, इसको हम बोलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस। आप देख पा रहे होंगे, व्हाइट फॉस्फोरस की खास बात यह है कि इसको आप ओपन में नहीं रख सकते। इसको हमेशा यू हैव टू स्टोर इन एन इनर्ट मीडियम अवे फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है जी, इसको किसी इनर्ट मीडियम में स्टोर करके रखना पड़ता है, जैसे मिनरल ऑयल। ठीक है, मिनरल ऑयल में इसको स्टोर करके रखने से क्या होता है, ये ऑक्सीजन से दूर रहता है। ऑक्सीजन से इसको दूर रखना जो है बड़ा ज़रूरी होता है। आपने व्हाइट फॉस्फोरस की इस प्रॉपर्टी के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो जिस प्रकार से सोडियम मेटल को वाटर से बचाने के लिए उसको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है, वैसे ही व्हाइट फॉस्फोरस को आप देख पा रहे होंगे, यहां पर इस कंटेनर में व्हाइट फॉस्फोरस है। इस व्हाइट फॉस्फोरस को ऑक्सीजन से दूर रखने के लिए मिनरल ऑयल में डिप करके रखा जाता है। ठीक है जी, ये है रेड फॉस्फोरस। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं जो व्हाइट फॉस्फोरस है। यहां पर देख लीजिए, आपने यहां पर लिखा भी है, व्हाइट फॉस्फोरस must be stored in an inert medium away from oxygen so as in mineral oil as shown here. ठीक है जी, और जब ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया जाता है, कुछ इस तरह का दृश्य जो है वो आपको दिखाई देता है। आपको देखने में ये प्रोसेस जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं फिर से आपके लिए बता दूं, हमने 3 प्रोसेसेस के बारे में बताया। एक में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, फिर हमने उसको वाटर से पास किया, कार्बोनिक एसिड बना। फिर सल्फर और ऑक्सीजन का केस हमने लिया, सल्फर ऑक्सीजन में बर्न किया, सल्फर डाइऑक्साइड बना। उस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से पास किया, सल्फ्यूरस एसिड बना। फिर हमने इस केस को स्टडी किया जिसमें फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, और जब आपने फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की। इस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को वाटर से पास करने पर फॉस्फोरिक एसिड बनता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या है, सल्फर को ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है। इस सल्फर डाइऑक्साइड को जो यहाँ पर बनती है उसको वाटर से पास करते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। और इस केस में क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि फॉस्फोरस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है, और इस केस में क्या बन रहा है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बन रहा है। इस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को वाटर से पास करेंगे तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। मैंने पहले ही आपको बताया, ये जितने भी ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, और हम इनको एसिड एनहाइड्राइड्स भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड्स में
बहुत सिंपल सा मैं आपको कंसेप्ट आपको बताता हूँ। न्यूट्रल ऑक्साइड जो हैं ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो ना तो एसिड से रिएक्ट करते हैं ना ही बेस से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या हैं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का, एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको वाटर का, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है NO का, नाइट्रिक ऑक्साइड का। इन तीनों को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसमें आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन होना चाहिए। कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है जो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसी प्रकार से एक दूसरा कंसेप्ट है जिसमें हाइड्रोजन गैस जो एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन गैस दोनों रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है और दोनों कंबाइन होते हैं एक न्यूट्रल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करने के लिए, और उस न्यूट्रल ऑक्साइड को हम कहते हैं वाटर, वी कॉल इट वाटर। ओके, ऐसा ही एग्जाम्पल जो है आप नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, लेकिन ये कोई साधारण परिस्थितियों में नहीं बनता। इसके लिए टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? इट इज अबाउट 2700 टू 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, बहुत बड़ा नंबर है ये। 2700 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो इसकी ज़रूरत होती है इस प्रोसेस के होने के लिए। तो नाइट्रोजन गैस जो है, जो कि एक नॉन मेटल है, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ 2700 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर में रिएक्ट करती है, कंबाइन होती है और फॉर्मेशन करती है नाइट्रिक ऑक्साइड की। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कार्बन इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करता है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करने के लिए। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रिक स्पार्किंग के दौरान कंबाइन होते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं? वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही 2700 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करने के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएंगे। थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ ये किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नॉन मेटल्स यूजुअली कैन नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस। तो वाटर के साथ रिएक्ट करना जो है इनके लिए इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन फिर भी कुछ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं जैसे फ्लोरीन। ठीक है जी, फ्लोरीन के बारे में आपने सुना होगा। फ्लोरीन जो है एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। क्लोरीन भी एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, आपने इनके बारे में सुना होगा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स जैसे फ्लोरीन, ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं या ओजोन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी, तो फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन बनाने के लिए। इसके अलावा फ्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन फ्लोराइड और ओजोन बनाने के लिए। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। नॉन मेटल्स they neither react with water nor steam to produce hydrogen gas. And why is it so? This is because non-metals cannot reduce the hydrogen ions of water to hydrogen gas. हाँ, बट एक चीज आपने याद रखना है, some highly reactive non-metals such as fluorine react with water to form oxygen and ozone. I'm sure कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स की।
देखिए, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। मेटल्स का केस आपको याद होगा, आपने पढ़ा था, उसमें डाइल्यूट एसिड्स जो है वो रिएक्ट करते थे और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते थे। यहां पर ऐसा नहीं हो पाता। नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी। तो क्या रीजन हो सकता है कि नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते? तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है। अगर आप इसको समझें तो आपको पता लगेगा। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करना जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना जो है वो नॉन मेटल्स के बस की बात नहीं होती। तो यही रीजन है कि वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। जैसे आप देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर आप बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, ओके, यहां पर आप देख रहे होंगे सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो यहां पर H पॉजिटिव आयन है और SO4 2 नेगेटिव आयन है। ठीक है जी। तो ये H पॉजिटिव आयन है, इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। जब आप नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल इज एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। आपको याद होगा, मैंने लेक्चर की बिगिनिंग में ही क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया था। नॉन मेटल है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये एक्सेप्ट करता है, ये डोनेट नहीं कर सकता। ओके, तो नॉन मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर है। सो इट कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू H पॉजिटिव आयन टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी कि कोई होना चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए जब कोई है ही नहीं तो ये प्रोसेस चलेगा ही कैसे? हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी ही कैसे? एंड thus नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। इसीलिए डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करना नॉन मेटल्स के बस की बात नहीं होती। तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया, व्हाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। मैं फिर भी आपके लिए एक बार रिपीट करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सप्लाइड टू H पॉजिटिव आयंस, जैसा कि हमने यहां पर दिखाया है। H पॉजिटिव आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तभी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। जब वो नहीं मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कैसे होगी? सिंस अ नॉन मेटल इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू H पॉजिटिव आयंस टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस। तो यही रीजन है, इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। और आप कह सकते हैं when a non-metal like carbon, sulfur or phosphorus is placed in a test tube containing either dilute HCl or dilute sulfuric acid, then hydrogen is not evolved. कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। रिएक्शन विद क्लोरीन। तो नॉन मेटल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ क्लोराइड्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी। और ये क्लोराइड्स कैसे बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्लोरीन ये भी तो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स को क्लोरीन के साथ जुड़ना है। एक नॉन मेटल को दूसरे नॉन मेटल के साथ जुड़ना है। नॉन मेटल तो एक्सेप्टर होता है, डोनर तो होता नहीं है। तो फिर यहां पर कैसे बॉन्डिंग होगी? यहां पर जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी कि कोवेलेंट क्लोराइड्स की फॉर्मेशन होगी यहां पर। जैसे आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में, जैसा कि हमने बार बार पढ़ा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, और अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा क्लोरीन के भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। कैसे? 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है। इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए। सिमिलर प्रोसेस जो है फास्फोरस और क्लोरीन की रिएक्शन के वक्त भी होता है। फास्फोरस और क्लोरीन
जब रिएक्ट करते हैं तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। ये है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और यहाँ पर जो H2 और Cl2 कंबाइन हुए हैं ये डिफ्यूज्ड सनलाइट में हुए हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, हम बात करते हैं किस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी एक नॉन मेटल की। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया भी है कि नॉन मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जब भी नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। और हम जिन नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सल्फर। ओके, सल्फर को रिएक्ट होना है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन और सल्फर जब रिएक्ट करेंगे तो H2S की फॉर्मेशन होगी। व्हाट इज H2S? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये प्रोसेस जो है 713 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस जो है वो सल्फर लिक्विड फॉर्म में लिया गया है, सल्फर लिक्विड के साथ रिएक्ट हो रही है 713 केल्विन टेम्परेचर पर टू फॉर्म अनदर कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, हाइड्रोजन सल्फाइड। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन यहां पर हो रही है। आप देख रहे होंगे यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन हुई। हाइड्रोजन गैस, सल्फर लिक्विड, 713 केल्विन टेम्परेचर, फॉर्म्स H2S। ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर आप बात करेंगे नाइट्रोजन की और बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो फॉर्मेशन होगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का केस आप लेंगे, टेम्परेचर रखेंगे 723 से 773 केल्विन। ठीक है जी। ये टेम्परेचर अगर आप रखेंगे, आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे तो अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? अमोनिया की। अमोनिया भी एक कोवेलेंट हाइड्राइड है। तो देखिए क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस लिया गया, हाइड्रोजन गैस लिया गया, 773 केल्विन टेम्परेचर पर रखा गया, कैटलिस्ट लिया गया आयरन, तो फॉर्मेशन हुई किसकी? अमोनिया की। ये बैलेंस नहीं किया गया है, आप बैलेंस कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहां पर बैलेंस करना बड़ा आसान है। N2 plus 3H2 it gives 2NH3, सिंपल। ठीक है जी। तो यहां पर नाइट्रोजन कंबाइन हुआ हाइड्रोजन के साथ और किसकी फॉर्मेशन होगी? अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। मैं यहां पर एक चीज आपको बता दूं, नॉन मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते हाइड्रोजन को कि हाइड्राइड आयन की फॉर्मेशन करे। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है यहां पर, ये बार बार हम कंसेप्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये आपके जहन में अच्छे से होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स जो है वो डोनर नहीं होते हैं, वो एक्सेप्टर होते हैं। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते हाइड्रोजन को कि हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन करे। यही रीजन है कि हाइड्राइड्स जो बनते हैं उनकी फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्डिंग से होती है। मतलब उनकी फॉर्मेशन जो होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बिटवीन द नॉन मेटल्स एंड द हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट्स। देखिए रिएक्शन विद सॉल्ट्स कंसेप्ट सेम ही है। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। मैं एग्जांपल से आपको बात समझाता हूं, हम बार बार इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, वो पिछला कंसेप्ट जो था हमने मेटल में पढ़ा था, ये नॉन मेटल में है। जैसे सोडियम ब्रोमाइड आपने लिया, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, आप क्लोरीन के साथ उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्लोरीन क्या करने जा रहा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये क्लोरीन जो है ये डिस्प्लेस कर देगा ब्रोमीन को, और जब ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा तो आपको पता ही है कि जब जो डिस्प्लेस हो जाएगा वो सेपरेट हो जाएगा और एक नए सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी सोडियम क्लोराइड की। ठीक है जी। ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्मेशन होगी, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में यहां पर हमें मिलेगा। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सोडियम ब्रोमाइड सॉल्ट जो है
उसको जब हम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो क्लोरीन जो है ब्रोमीन को डिस्प्लेस करता है, और जब ब्रोमीन डिस्प्लेस होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्मेशन होगी, और साथ में फॉर्मेशन होगी किसकी? ये आपको पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड की। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन लिक्विड। यही कंसेप्ट जो है पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड, इसमें भी लेकर चल सकते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड अगर आपने लिया, पोटेशियम आयोडाइड को आपने क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट किया, तो इस प्रोसेस में क्या होगा? क्लोरीन जो है आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करने के लिए, और साथ में फॉर्मेशन होगी किसकी? आयोडीन की, जो कि एक सॉलिड है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की, नॉन मेटल के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की। तो बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि डोनेट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कर सकता है। तो नॉन मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। तो इसका मतलब है नॉन मेटल्स बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। तो एग्जाम्पल क्लोरीन का ही अगर आप ले लें तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने आपको बताया था क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है जी, तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप यहां पर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल फ्लोरीन की अगर आप बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप वाटर का केस अगर स्टडी करेंगे, फ्लोरीन का केस अगर स्टडी करेंगे वाटर के साथ, तो आपको पता लगेगा वाटर के साथ फ्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है? इट फॉर्म्स हाइड्रोजन फ्लोराइड। इट फॉर्म्स हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस, ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है एक्वस फॉर्म में, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। मैंने आपको बार बार एक बात बताई, क्यों हम कह रहे हैं कि इसमें ये एक इसका बिहेवियर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला है, क्योंकि नॉन मेटल कोई भी आप लेते हैं उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। सिमिलरली ऑक्सीजन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने फ्लोरीन के बारे में अगर बताया, आपको याद होगा मैंने अभी अभी फ्लोरीन के बारे में बताया, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आज का, जितना भी कंसेप्ट आपने पढ़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। वैसे जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं मैं आपको बता दूं, 9th और 10th में जितने भी कंसेप्ट्स आप स्टडी कर रहे हैं ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, आने वाले समय में आपके बहुत काम आने हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मन लगाकर इस समय का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप घर में बैठे हैं, घर में टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले आप स्कूल जाते थे, ट्यूशन्स जाते थे, वहाँ पर आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। अगर करते होंगे, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसा करते होंगे, फ़ायदा ज़रूर उठाते होंगे, लेकिन अब वैसा तो नहीं है। अब आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो खुद करनी है। आपकी सफलता और आपकी असफलता जो है पहले भी आप कितने डिसिप्लिन हैं इस बात पर डिपेंड करती थी, लेकिन आज आपकी सफलता और असफलता केवल और केवल पूरी तरह से आप कितने डिसिप्लिन हैं इसी बात पर केवल निर्भर करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हर बात को सुनते हैं ध्यान से और अपने दिल तक उस बात को लेकर जाते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ कही गई बात पर अमल करने की कोशिश करते हैं। आप जो आज करेंगे वो आने वाले समय में आपको फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इस समय को आप जितने अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे, जितना पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे, आपको आने वाले समय में उतना ज़्यादा फ़ायदा जो है, बेनिफिट्स जो हैं वो होंगे। आई एम श्योर कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आती है।
मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस चैनल के साथ जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं फ़ायदे ले सकें। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।